हेलो बच्चों, मैं सचिन नहाटा। उम्मीद करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप मेरे बताए गए क्वेश्चन की तैयारी निरंतर करते रहो, लगातार करते रहो। मैं आपको बताता हूँ कि आपका अकाउंट का पेपर के सारे क्वेश्चन आप 1 बाय 1 सोल्व कर पाएंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोरिंग कर पाएंगे। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो उसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करके उसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करिएगा। अब अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आज और कुछ नए क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत महत्वपूर्ण। मैं आज अपने पढ़ाने के तरीके में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। आज मैं आपको पहले उस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा समझाऊंगा, उसके बाद अपन उसका आंसर पढ़ेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु मे बी पार्टनर इन अ फर्म। साझेदारी में कौन व्यक्ति साझेदार बन सकता है? तो भैया, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार 3 प्रकार के व्यक्ति साझेदार नहीं बन सकते। नंबर 1, जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम हो, मतलब कि अवयस्क हो, माइनर हो। दूसरा, वह अस्वस्थ मस्तिष्क का हो, मतलब कि पागल हो। तीसरा, जिसे राज नियम द्वारा अयोग्य घोषित किया गया। मैं आपको इन तीनों पॉइंट को समझा देता हूँ। भाई, भारत सरकार अपने संविधान में 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को ही अनुबंध करने की शक्ति प्रदान की गई। इसलिए 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के साथ आप अनुबंध नहीं कर सकते, और अनुबंध नहीं कर सकते तो आप उसे पार्टनर नहीं बना सकते। पागल व्यक्ति, अगर आप उसके पार्टनर बनाने जाओगे तो उसको तो सोचने समझने की शक्ति ही नहीं है, इसलिए आप उसके साथ भी पार्टनरशिप नहीं कर सकते, उसको पार्टनर नहीं बना सकते। तीसरा, राज नियम द्वारा जिसे अयोग्य घोषित किया गया। मान लो कोई व्यक्ति है जिसे कोर्ट द्वारा दिवालिया, इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया गया है, या फिर उसके पास कुछ भी नहीं है, वो लोगों को धोखा देता है, बिजनेस में लॉस करता है। ऐसी कोई स्थिति पैदा होती है जिसमें कोर्ट द्वारा या सरकार द्वारा ऐसे व्यक्ति के साथ अनुबंध करने को अयोग्य घोषित किया गया है, तो आप ऐसे व्यक्ति को भी पार्टनर नहीं बना सकते। अतः किसी व्यक्ति में इन तीनों कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन लागू हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति को पार्टनर नहीं बनाया जा सकता। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब आप इसका आंसर पढ़ के देखिए। तो बच्चों, अपना अगला क्वेश्चन है, हु मे बी पार्टनर इन ए फर्म। ऐसा कौन कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें एक साझेदारी फर्म में साझेदार बनाया जा सकता है? तो इसका आंसर है, साझेदार बनने के लिए व्यक्ति में अनुबंध करने की योग्यता होना आवश्यक है। अतः साझेदार बनने के लिए आवश्यक है कि 3 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। नंबर पहला, व्यक्ति वयस्क हो अथवा उसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो। सेकंड पॉइंट है, उसका स्वस्थ मस्तिष्क हो। तीसरा है, उसे किसी भी राज नियम द्वारा अनुबंध करने के अयोग्य घोषित नहीं किया गया। उपरोक्त तीनों शर्तों में से यदि एक भी शर्त अधूरी रह जाए तो व्यक्ति साझेदार नहीं बन सकता। साझेदार बनने के लिए तीनों शर्तें एक साथ पूरी होना आवश्यक है। यहाँ पे बताया गया है कि साझेदारी फर्म में किसी भी व्यक्ति को पार्टनर बनाने से पहले 3 बातें चेक करना होगी। एक तो उसमें अनुबंध करने की शक्ति हो। अनुबंध करने की शक्ति का मतलब होता है आप जो कह रहे हैं वो उसे सुन रहा है, समझ रहा है और उसके प्रति अपना रिएक्ट कर पा रहा है। ये अनुबंध करने की शक्ति है। लेकिन अनुबंध करने की शक्ति के लिए उसे 18 वर्ष से अधिक उम्र का होना जरूरी है। अगला पॉइंट दिया है, वो स्वस्थ मस्तिष्क का हो, मतलब कि वो पागल ना हो या ऐसी कंडीशन में ना हो कि उसे कुछ बोला जा रहा है और वो उस बात को समझ नहीं पा रहा हो, तो उसका स्वस्थ मस्तिष्क का होना भी जरूरी है। और तीसरा पॉइंट होता है, उसे किसी भी राज नियम द्वारा अनुबंध के अयोग्य घोषित ना किया गया। मतलब सरकार द्वारा, कानून द्वारा उसे अयोग्य नहीं बताया गया कि भैया वो 18 साल से भी अधिक उम्र का है, अनुबंध करने की शक्ति भी रखता है, स्वस्थ मस्तिष्क का भी है, लेकिन वह हमेशा लोगों के साथ अनुबंध करने के बाद धोखाधड़ी करता है, उन्हें धोखे देता है।
तो ऐसी कंडीशन में कानून द्वारा उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया है कि अगर इसके साथ कोई व्यक्ति अनबन करता है तो वह अनबन योग्य नहीं माना जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को भी पार्टनर नहीं बनाया जा सकता। जिस व्यक्ति पर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है उसी व्यक्ति को पार्टनर बनाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो बच्चों, अपन चलते हैं अपने अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। व्हाट डू यू मीन बाय करंट अकाउंट? चालू खाते से क्या आशय है? इसका आंसर है, जब साझेदारी के पूंजी खाते स्थायी पद्धति पर रखे जाते हैं तब प्रत्येक साझेदार के लिए एक विशेष खाता और रखा जाता है जिसे हम चालू खाता यानी कि करंट अकाउंट कहते हैं। इस खाते में पार्टनर्स का द्वारा जो भी आहरण किया जाता है, ड्राइंग की जाती है, उस पर ब्याज हानि का भाग डेबिट में लिखा जाता है। कुल मिला के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड लॉस ऑफ पार्टनर्स डेबिट में लिखा जाता है और पूंजी पर ब्याज एंड प्रॉफिट के हिस्सा और सैलरी आदि को क्रेडिट में लिखा जाता है। इस खाते का जो भी बैलेंस होता है वो कभी डेबिट भी हो सकता है और कभी क्रेडिट भी हो सकता है। इस अकाउंट को बैलेंस शीट में अलग से दिखाया जाता है। कुल मिला के करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें पार्टनर्स की कैपिटल नहीं लिखी जाती है। आपको बता दूं, जब भी पार्टनरशिप में साझेदारों के खाते करंट अकाउंट मतलब कि स्थायी पद्धति पर रखे जाते हैं तब दो अकाउंट खोले जाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मतलब साझेदारों का पूंजी खाता और पार्टनर्स करंट अकाउंट यानी कि साझेदारों का चालू खाता। दो अकाउंट अलग से खोले जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अपन चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट डू यू मीन बाय फ्लक्चुएटिंग कैपिटल? मतलब कि परिवर्तनशील पूंजी से क्या आशय है? इसका आंसर है, यह वह पूंजी है जिसमें प्रतिवर्ष परिवर्तन होता रहता है। यह परिवर्तन पूंजी पर ब्याज, साझेदारों के वेतन, आहरण पर ब्याज, लाभ हानि आदि के प्रविष्टि के कारण होता है। यदि साझेदार परिवर्तनशील पूंजी खाते रखने का निश्चय करते हैं तो व्यवसाय में साझेदारों को केवल पूंजी खाता ही रखा जाता है। केवल पूंजी खाता ही रखा जाता है, मतलब ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खोला जाता है, फिर करंट अकाउंट नहीं खोला जाता है। मतलब इसका कंक्लूजन यही हुआ कि जब भी आप स्थायी पद्धति से खाते रखेंगे तो आपको दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। लेकिन अगर आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल परिवर्तनशील पूंजी के आधार पर रखेंगे तो आपको सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदारों के पूंजी खाते। आपको समझ में आया होगा, नहीं तो आप इस नेक्स्ट सेट के जरिए इस चीज़ को समझ सकते हैं। हाँ तो बच्चों, अपना अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। साझेदारों की स्थायी पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी में अंतर बताइए। तो इसका आंसर है, एक तरफ फिक्स कैपिटल स्थायी पूंजी, दूसरी तरफ है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मतलब परिवर्तनशील पूंजी। थोड़ा सा कैपिटल लिखने में कैपिटल और स्मॉल में थोड़ी सी गलती हुई है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अब अपन इनका डिफरेंस पढ़ते हैं वन बाय वन। सबसे पहला दिया हुआ है फिक्स कैपिटल में यह पूंजी सदैव स्थायी रहती है, मतलब कि फिक्स कैपिटल एक सिंगल अकाउंट होता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट होता है और पार्टनर्स का इंडिविजुअल अकाउंट होता है जिसमें सदैव पूंजी लिखी रहती है। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मतलब परिवर्तनशील पूंजी, यह पूंजी प्रतिवर्ष परिवर्तित होती रहती है क्योंकि इसमें एक ही अकाउंट रहता है और हमेशा इसमें ही एंट्रियाँ की जाती है, इसलिए ये परिवर्तित होता रहता है। फिक्स कैपिटल में हमको पता है दो प्रकार के अकाउंट खोले जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। इसलिए इसमें बोला गया है कि इसके साथ चालू खाता खोला जाता है। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में चालू खाता नहीं खोला जाता है, करंट अकाउंट नहीं खोला जाता है। फिक्स्ड कैपिटल स्थायी पूंजी के खाते का शेष हमेशा क्रेडिट शेष होता है क्योंकि उसमें किसी प्रकार का एंट्री नहीं होती है, उसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल परिवर्तनशील पूंजी, इस खाते का शेष क्रेडिट और डेबिट दोनों हो सकता है क्योंकि यह एक ही अकाउंट होता है और इसमें सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस सभी की एंट्रियाँ होती हैं। फिक्स कैपिटल, इसमें व्यापार में लगाई गई पूंजी का ही लेखा होता है जिसमें सिर्फ कैपिटल लिखी होती है।
जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल इसमें पूंजी के अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, नेट प्रॉफिट आदि की एंट्रियाँ की जाती है। हाँ तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरे बताए गए क्वेश्चन के आंसर समझ में आए होंगे और बहुत अच्छे से याद भी हुए होंगे। आप इन्हीं क्वेश्चन के आंसर की प्रैक्टिस करिए और एग्ज़ाम में इन्हें ऐसे कैसे लिखिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर की स्कोरिंग कर पाएंगे। आप किसी भी प्रकार का डिप्रेशन और टेंशन लेकर पढ़ाई ना करें, क्योंकि मैं अपने पिछले 10 साल के अनुभव के आधार पर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी करवा रहा हूँ और आप अगर इन क्वेश्चन की तैयारी करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोरिंग कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अपन जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ के साथ। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करके ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट, आपके दोस्तों को और भाइयों को शेयर करिएगा।